हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पर, स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला पर। तो ये जो स्थापत्य कला है इसमें हम जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम बात करेंगे बौद्ध स्थापत्य कला के बारे में। तो देखिए, बौद्ध स्थापत्य कला जो है उसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्तूप के बारे में, जिसके अंतर्गत आते हैं स्तूप, चैत्य और बिहार। तो इन तीनों पर हम बारी बारी से आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो बौद्ध स्थापत्य कला में जो स्तूप है, स्तूपों का सबसे प्राचीन जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है ऋग्वेद में। किसमें हुआ है सबसे प्राचीन उल्लेख? ऋग्वेद में इसका सबसे प्राचीन उल्लेख हुआ है। यहीं पे बात करेंगे जो स्तूप होते हैं वो उनकी संरचना कैसी होती है। तो बौद्ध स्तूप जो होते हैं उनकी संरचना होती है अर्धगोलाकार। ठीक है, कैसी होती है? अर्धगोलाकार उसकी संरचना होती है। यहीं पे आप देखेंगे कि जो बौद्ध स्तूप है, जो स्तूप है उसमें स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है डूह या ढेर। क्या होता है? डूह या ढेर। इसी में स्तूप में जो है एक शब्द आता है, एक जगह होती है हर्मिका, जो कि सबसे ज्यादा पवित्र भाग होता है स्तूप का। क्या होता है? सबसे पवित्र भाग होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे स्थापत्य, स्थापत्य कला या वास्तुकला, या वास्तुकला। देखिए, स्थापत्य कला में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बौद्ध स्थापत्य कला के बारे में। बौद्ध स्थापत्य कला, तो देखिए इसको भी 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे। स्तूप, चैत्य और विहार। देखिए, ये जो स्तूप है, तो स्तूप का स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? यहां पे देखिए, शाब्दिक अर्थ होता है डूह या ढेर। क्या होता है? डूह या फिर ढेर, डूह या ढेर। यहीं पे आप देखेंगे कि इसका स्तूप का जो दिखने में जो संरचना होती है वो कैसी होती है? अर्धगोलाकार होती है। संरचना कैसी होती है? अर्धगोलाकार संरचना होती है, अर्धगोलाकार। और इसका सबसे पहले जो इसमें उल्लेख मिलता है, स्तूप का जो उल्लेख मिलता है, तो इसका प्राचीन जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। इसका प्राचीन उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद। यहीं पे आप देखेंगे स्तूप में एक होता है हर्मिका, एक स्थान होता है जो कि स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता है। हर्मिका क्या होता है? हर्मिका स्तूप का सबसे पवित्र भाग। अब देखिए, स्तूप कैसा होता है? अर्धगोलाकार होता है। हमने आपको बताया ना इसकी संरचना कैसी होती है? अर्धगोलाकार। तो ऐसा होता है स्तूप। तो ये हो गया अर्धगोलाकार। इसकी संरचना कैसी होती है? अर्धगोलाकार होती है स्तूप की संरचना। यहीं पे आप देखेंगे स्तूप के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं स्तूप के। स्तूप के प्रकार देखिए, कितने प्रकार होते हैं? 4, जिसमें पहला आएगा शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप। यहीं पे आएगा पारभौगिक। पारभौगिक स्तूप। उद्देशिक स्तूप। उद्देशिक स्तूप। यहीं पे देखेंगे संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप। तो स्तूप कितने होते हैं? स्तूप होते हैं 4 प्रकार के।
जो कि बौद्ध में स्तूपों की संख्या पूछी जाए तो 4 होती है। शारीरिक स्तूप होता है, यही पे आ जाएगा शारीरिक स्तूप, पारभौगिक स्तूप, उद्देशिक और संकल्पित स्तूप। अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे चारों स्तूपों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक स्तूप की, फिर पारभौगिक, उद्देशिक और संकल्पित स्तूप। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, फिर स्तूपों के बारे में आपसे डीपली डिस्कस करेंगे कि किस स्तूप में क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें आप समझ ही गए कि स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, डूह या ढेर। इसकी संरचना कैसी है, अर्धगोलाकार। यहीं पर आप देखेंगे प्राचीन उल्लेख जो मिलता है स्तूपों का वो ऋग्वेद में मिलता है। हर्मिका जो है स्तूप का सबसे प्राचीन भाग होता है। ठीक है, और इसकी संरचना कैसे होती है, एग्जाम में आ जाता है, अर्धगोलाकार इसकी संरचना होती है। तो ये आप इसमें नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे सबसे पहले स्तूप, शारीरिक स्तूप के बारे में। चलिए, तो हम लोग पहले स्तूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए, पहले स्तूप, शारीरिक स्तूप। तो जो पहला स्तूप है शारीरिक स्तूप, इसमें क्या था, इसमें बुद्ध और उनके शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर के विभिन्न अंग जैसे बाल, नाखून, दांत आदि रखे जाते थे शारीरिक स्तूप में। देखिए, पहला स्तूप डालिए, शारीरिक स्तूप। तो इसमें देखिए, इसमें बुद्ध तथा उनके शिष्यों की अस्थियां और उनके शरीर के विभिन्न उनके शरीर के विभिन्न अंग जैसे बाल, नाखून, दांत, ठीक है, बाल, नाखून, दांत आदि रखे जाते थे। तो ये होता था शारीरिक स्तूप, जिसमें बुद्ध और उनके शिष्यों की अस्थियां और उनके शरीर के विभिन्न अंग जो थे रखे जाते थे, वो होता था शारीरिक स्तूप। नेक्स्ट आएगा पारभौगिक स्तूप। तो देखिए, पारभौगिक स्तूप में क्या होता था, पारभौगिक स्तूप में होता था बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं, जैसे कि देखिए भिक्षा पात्र जो कटोरा होता था वो, और उनके आसन, उनकी चरण पादुकाएं, और साथ ही जैसे कि चरण पादुकाएं, आसन, भिक्षा पात्र और उनके वस्त्र जिनको चीवर भी बोलते थे। तो ये सभी जो थे पारभौगिक स्तूप में रखे जाते थे। तो पहला स्तूप हो गया। सेकंड है पारभौगिक स्तूप। इसमें क्या होता था, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं रखी जाती थी, जैसे भिक्षा पात्र जिसे बोलते हैं कटोरा। यहीं पे आप देखेंगे आसन, वस्त्र जिन्हें चीवर भी बोलते थे,
और चरण पादुकाएं। और क्या? चरण पादुकाएं। तो ये चीजें इसमें रखी जाती थी पारभौगिक स्तूप में। नेक्स्ट जो स्तूप होगा वो होगा उद्देशिक स्तूप। तो पहले इन दोनों को नोट कीजिए, फिर हम उद्देशिक स्तूप के बारे में बात करेंगे और संकल्पित स्तूप के बारे में। इन दोनों को पहले आप नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो अगला स्तूप डालेंगे आप उद्देशिक स्तूप। इसमें क्या होता था? इसमें बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित स्तूप होते थे। क्या होते थे इसमें? बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित जो स्तूप होते थे वो आते थे उद्देशिक स्तूप में। देखिए, उद्देशिक स्तूप, इसमें वे स्तूप आते थे जो बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित होते थे। तो ये आते थे इसमें। अगला लास्ट है इसमें संकल्पित स्तूप। तो हेडिंग डालिए संकल्पित स्तूप। ये जो संकल्पित स्तूप होते थे ये छोटे बने होते हैं। कैसे स्तूप होते हैं? ये छोटे बने होते हैं। तो इनको बौद्ध स्थलों पर बौद्ध श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता है। देखिए, संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप क्या होते हैं? ये आकार में छोटे बने होते हैं और ये जो स्तूप होते हैं बौद्ध स्थलों पर बौद्ध श्रद्धालुओं द्वारा इनको स्थापित किया जाता है। तो देखिए, लिखिए, ये आकार में छोटे होते हैं। इन्हें बौद्ध स्थलों पर बौद्ध श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता है। तो संकल्पित स्तूप कैसे होते हैं? ये आकार में छोटे बने होते हैं, और इन्हें बौद्ध स्थलों पर बौद्ध श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता है। इसमें वे स्तूप आते थे जो बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित होते थे। ठीक है, तो ये हो गए चारों आपके स्तूप। तो आपको हमने बताया चारों स्तूपों के बारे में, शारीरिक और पारभौगिक, उद्देशिक एंड लास्ट था आपका संकल्पित स्तूप। तो शारीरिक स्तूप में वो होता था जिनमें बुद्ध के शरीर के जो अंग रखे जाते थे, उनकी अस्थियां, बुद्ध की अस्थियां, उनके शिष्यों की अस्थियां, साथ ही शरीर के विभिन्न अंग जैसे बाल, नाखून, दांत, ये सभी रखे जाते थे इस शारीरिक स्तूप में। यहीं पे हम बात करेंगे आपसे पारभौगिक स्तूप के बारे में। तो पारभौगिक स्तूप में क्या होता था? इसमें बुद्ध जो अपनी उपयोग करने वाली जो उनकी वस्तुएं होती है, जैसे भिक्षा पात्र था, जो कटोरा होता है वो, और उनकी चरण पादुकाएं, आसन, ये सभी चीजें, उनके वस्त्र जो हैं वो पारभौगिक स्तूप में रखे जाते थे। यहीं पे आप देखेंगे कि ये होता है उद्देशिक स्तूप। तो उद्देशिक स्तूप में जो था बुद्ध की जीवन की घटनाओं से जो संबंधित होते थे वो उद्देशिक स्तूप में आते थे। अब आता है संकल्पित स्तूप। ये आकार में छोटे होते हैं और इन्हें बुद्ध स्थलों पर बौद्ध द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ये हो गए आपके जितने भी चारों स्तूप थे। अब आप इसी में देखेंगे आप लोग अगला प्रमुख स्तूपों के बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। प्रमुख स्तूप जैसे पिपरहवा का स्तूप, यहीं पे सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप,
तो इन सब के बारे में, धमेक स्तूप, सबके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो प्रमुख स्तूप आप हेडिंग डालेंगे, उसमें डालेंगे पिपरहवा का स्तूप, जो कि सबसे प्राचीन स्तूप है। क्या है वो? सबसे प्राचीन स्तूप है। तो इसे नोट डाउन कीजिए और अगली हेडिंग डालिए प्रमुख स्तूप। चलिए हेडिंग डालिए प्रमुख स्तूप। प्रमुख स्तूप। तो पहला है पिपरहवा का स्तूप। तो देखिए है कहां पर पिपरहवा का जो स्तूप है, ये कहां पर है? एक शारीरिक स्तूप भी बोलते हैं इसको। तो ये जो स्तूप है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में ये पिपरहवा का स्तूप पड़ता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में ये स्तूप है। ठीक है, अब बात करेंगे आप उसके निर्माणकर्ता की। पिपरहवा का स्तूप कहां पर है? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में। निर्माणकर्ता की बात करें तो कपिल वस्तु के शाक्य। निर्माण करता कपिल वस्तु के शाक्य कौन है? इसके निर्माण करता है। यहीं पर आप देखेंगे कि ये जो स्तूप है, इसकी विशेषता यह है कि एक शारीरिक स्तूप है और ये जो है भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। तो इसकी विशेषता आप नोट डाउन कीजिए। यह स्तूप एक शारीरिक स्तूप है, शारीरिक स्तूप है तथा भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। क्या है ये? सबसे प्राचीन स्तूप है। तो ये हो गया आपका पिपरहवा का स्तूप। पूछा जाए सबसे प्राचीन स्तूप भारत का, तो आप बताएंगे पिपरहवा का स्तूप। कहां पर है? सिद्धार्थनगर जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहीं पे कपिल वस्तु के शाक्य इसके निर्माण करता है। आगे डालेंगे सांची का स्तूप। हेडिंग डालिए सांची का स्तूप। चलिए अगला डालेंगे आप सांची का स्तूप। तो ये जो सांची का स्तूप है, ये कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये विदिशा नामक स्थान पर सांची का स्तूप पड़ता है। और सांची के स्तूप का जो निर्माण करता है वो था अशोक। कौन था? इसका जो सांची स्तूप का जो निर्माण करता था वो था मौर्य शासक अशोक। इसका निर्माण करता था सांची के स्तूप का। यहीं पर आप देखेंगे कि जो सांची का जो स्तूप है, इसके खोजकर्ता कौन थे? सांची को जनरल टेलर, जिसने 1779 ईस्वी में इसकी खोज की थी, 1779 में। तो चलिए सांची के स्तूप है कहां पर वो नोट कीजिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा नामक स्थान पर। कहां पर है? विदिशा नामक स्थान पर। यहीं पे आप देखेंगे इसके निर्माणकर्ता कौन है? मौर्य शासक
अशोक इसका निर्माण करता है। अब देखते हैं खोजकर्ता। देखिए खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है इसके जनरल टेलर। और कब खोज की थी? 1779 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में खोज की गई थी। सांची के स्तूप की खोज कब की गई थी? 1779 में जनरल टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। निर्माणकर्ता मौर्य शासक अशोक है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले विदिशा नामक स्थान पर सांची का स्तूप है। यहीं पर आप देखेंगे कि जो सांची का जो स्तूप है ये जो है ईंटों से बना है। और सांची का जो स्तूप ईंटों से बना है और सांची के स्तूप का जो पुनर्निर्माण किया था वो शुंग और सातवाहन वंश के शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है पुनर्निर्माण में सांची के स्तूप में। यहीं पर आप देखेंगे कि सांची के स्तूप में शुंग के शासकों ने क्या किया कि स्तूप की वेदिका और जंगले लकड़ी के स्थान पर पत्थर के बनवा दिए। किसके बनवा दिए? लकड़ी के स्थान पर पत्थर के बनवा दिए। यहीं पे सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र आनंद के द्वारा तोरण द्वार बनवाया गया था। वशिष्ठी पुत्र आनंद के द्वारा, जो कि सातवाहन शासक था। तो आप इसमें लिखिए कि सांची का स्तूप किसका बना हुआ है? सांची का स्तूप ईंटों का बना है। सांची के स्तूप के पुनर्निर्माण में शुंग और सातवाहन शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शुंग और सातवाहन शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें शुंग वंश के शासकों ने सांची के जो शुंग वंश के शासकों ने क्या किया कि स्तूप की जो सांची के स्तूप की जो वेदिका थी और जो जंगले थे वो लकड़ी के स्थान पर पत्थर के बनवा दिए थे। तो इसे आप नोट करेंगे। लिखिए सांची शुंग शासकों ने, लिखिए शुंग शासकों ने सांची के स्तूप की वेदिका और जंगले लकड़ी के स्थान पर किसके बनवा दिए थे? पत्थर के। लकड़ी के स्थान पर पत्थर के बनवा दिए। यहीं पे देखेंगे जबकि सातवाहन शासक आनंद वशिष्ठी पुत्र आनंद के द्वारा जो है तोरण द्वार बनवाया गया। वशिष्ठी पुत्र आनंद के द्वारा तोरण द्वार बनवाया गया। तोरण द्वार किसके द्वारा बनवाया गया? ये बनवाया गया था सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र आनंद के द्वारा। यहीं पे आप देखेंगे कि जो सांची के स्तूप हैं उनकी संख्या कितनी है। तो सांची के स्तूप की संख्या है 3, जिसमें आता है महास्तूप, भरुत स्तूप, धमेक स्तूप। तो उन पर भी हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसमें देख लीजिए कि शुंग शासकों ने तो सांची के स्तूप की वेदिका और जंगलों को लकड़ी के स्थान पर पत्थर का बनवा दिया था, जबकि सातवाहन शासकों में वशिष्ठी पुत्र आनंद के द्वारा तोरण द्वार को बनवाया गया था। इसी में सांची के स्तूप की अगर खोजकर्ता की बात करें तो जनरल टेलर आएंगे। और यहीं पर आप देखेंगे कि अगर बात करें कि निर्माण करता तो मौर्य शासक अशोक उसके निर्माण करता है। सांची का स्तूप है कहाँ, ये पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा नामक स्थान पर सांची का स्तूप है। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। आगे हम बताएंगे कि सांची के स्तूपों की संख्या 3 है, वो कौन कौन से स्तूप है।
चलिए देखिए, सांची के स्तूपों की संख्या कितनी है? 3 है। संख्या पूछी जाए तो आप कितना बताएंगे? 3। देखिए, सांची के स्तूप की संख्या कितनी है? 3 है। अब आप देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे महास्तूप के बारे में। तो ये जो महास्तूप है, इस स्तूप में बुद्ध के शरीर के कुछ अंग या अवशेष इसमें रखे गए हैं। देखिए, इस स्तूप में बुद्ध के शरीर के कुछ अंग या अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया महास्तूप। अगला अब हम देखेंगे बरहुत स्तूप के बारे में। कौन सा? बरहुत स्तूप। बरहुत स्तूप ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में। लिखिए, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है ये। यहीं पे इसके निर्माणकर्ता भी नोट कीजिए। निर्माणकर्ता, इसके निर्माणकर्ता हैं शुंग शासक और अशोक। तो देखिए, ये जो था भरूच जो स्तूप है, जो भरूच स्तूप है, इसका सबसे पहले जो निर्माण किया वो किया था अशोक ने। किसने किया? सबसे पहले इसके निर्माण का श्रेय जाता है मौर्य वंश के शासक अशोक को दिया जाता है। परंतु बाद में आप देखेंगे कि इसका जो निर्माण का श्रेय है वो शुंग वंश के शासकों को जाता है। तो इधर लिख लीजिए भरूच स्तूप के बारे में कि इस स्तूप इस स्तूप का निर्माण का श्रेय पहले मौर्य शासक अशोक को जाता है, लेकिन बाद में शुंग शासकों को इसके निर्माण का श्रेय जाता है। श्रेय जाता है। तो ये हो गया भरूच स्तूप। अगला देखेंगे आप लोग धमेक स्तूप। चलिए हेडिंग डालिए, धमेक स्तूप। तीसरा स्तूप कौन सा है? धमेक स्तूप। तो ये जो धमेक स्तूप है, ये वाराणसी से 6.4 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ ये ऋषिपंतनम सारनाथ मृगदाव में ये पड़ता है। चलिए हेडिंग डालिए, धमेक स्तूप। तो ये स्तूप वाराणसी से 6.4 किलोमीटर उत्तर की तरफ 6.4 किलोमीटर उत्तर की तरफ मृगदाव ऋषि पंतनम सारनाथ में ही पड़ता है। अब इसके निर्माणकर्ता देख लीजिए। निर्माणकर्ता है इसके मौर्य शासक अशोक। मौर्य शासक
अशोक इसके निर्माण करता है। यहीं पे आप देखेंगे इसका निर्माण करता मौर्य शासक और अशोक और गुप्त शासक कौन रहे हैं, और आएंगे इसी में गुप्त शासक। और ये जो धमेक स्तूप है एक चबूतरा विहीन स्तूप है। कैसा स्तूप है ये? चबूतरा विहीन ये स्तूप है। ये कैसा स्तूप है? चबूतरा विहीन स्तूप है। इसी में देखेंगे जो धमेक स्तूप है ना, इसका सबसे पहले निर्माण का श्रेय अशोक को जाता है, लेकिन बाद में इसके निर्माण का श्रेय जो है गुप्त शासकों को इसके निर्माण का श्रेय जाता है। यही पर आप देखेंगे अशोककालीन अन्य स्तूपों के बारे में आप देखिए। अशोककालीन अन्य स्तूप हेडिंग डालिए। चलिए अशोककालीन अन्य स्तूप। देखिए अशोककालीन अन्य स्तूप, नालंदा स्तूप, धर्म राजिका स्तूप। कौन सा है? धर्म राजिका स्तूप। इसी में आ जाएगा गया स्तूप। तो देखिए नालंदा स्तूप जो पड़ता है बिहार में है आपका। धर्म राजिका स्तूप तक्षशिला कहां पर है? तक्षशिला, यहीं पे ये आता है बिहार में। गया भी आता है बिहार में, तक्षशिला और ये सब आ गए आपके। ये अन्य 3 स्तूप है अशोककालीन, नालंदा स्तूप, धर्मराजिका स्तूप और गया स्तूप। ठीक है, तो इन तीनों स्तूपों को आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो अब हेडिंग डालेंगे आप दक्षिण भारत के स्तूप, जिसमें आएगा अमरावती का और नागार्जुन कोंडा का स्तूप। 2 स्तूप आएंगे, अमरावती और नागार्जुन कोंडा दक्षिण भारत के स्तूप में, तो उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अमरावती का स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती नामक स्थान पर ये अमरावती स्तूप आता है। इसी के अगर निर्माणकर्ता की बात करें तो सातवाहन शासक जो कि महाराष्ट्र के थे वो थे इसके निर्माणकर्ता। इसका टाइम पीरियड का अगर आप देखेंगे, जो अमरावती जो स्तूप है उसका 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में इसका टाइम पीरियड पड़ता है। यहीं पर आप देखेंगे कि सातवाहन शासक पुलमावी द्वितीय ने, सातवाहन शासक इसी में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी द्वितीय ने अमरावती का जो है जीर्णोद्धार करवाया है, ऊपर से इसको संगमरमर लगवाया इसके ऊपर से। इसी अमरावती का जो प्राचीन नाम था वो था धान्यकटक। क्या नाम था? धान्यकटक इसका प्राचीन नाम था। तो हेडिंग डालेंगे आप दक्षिण भारत के स्तूप, दक्षिण भारत के स्तूप। हेडिंग डालिए अमरावती का स्तूप। चलिए, अमरावती का स्तूप कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती नामक स्थान पर है। अब आप नोट डाउन करेंगे इसके निर्माणकर्ता। देखिए इसके निर्माणकर्ता थे सातवाहन शासक जो कि थे महाराष्ट्र के। कहां के थे? ये थे महाराष्ट्र के थे। इसका समय देख लीजिए, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इसका टाइम पीरियड है। अब यहीं पे आप देखेंगे, इसके बारे में नोट करेंगे कि ये जो अमरावती का जो स्तूप है इसको सातवाहन शासक पुलमावी द्वितीय ने, जो कि था वशिष्ठी पुत्र, तो उसने क्या किया था, उसने
इसका जीर्णोद्धार करवाया अमरावती का, और साथ ही ऊपर से संगमरमर लगवा दिया। तो लिखिए सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी द्वितीय ने, ठीक है, पुलमावी द्वितीय नहीं, पुलमावी ने अमरावती का जीर्णोद्धार कराया और ऊपर से संगमरमर लगवाया। यहीं पे आप देखेंगे अमरावती का पुराणों में क्या नाम बताया गया है। पुराणों में अमरावती को धान्य कटक कहा जाता था। धान्य कटक कहा गया है। क्या कहा गया इसको? धान्य कटक कहा गया है पुराणों में अमरावती को। तो इसका नाम पूछ लिया जाता है एक तो कि धान्य कटक किसे कहा गया है, अमरावती को कहा गया है। इसके समय के निर्माणकर्ता सातवाहन शासक महाराष्ट्र के थे, जो कि पूछ लिया था अमरावती है कहां पर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती नामक स्थान पर है। अगला आप स्तूप डालेंगे नागार्जुन कोंडा का स्तूप। चलिए अगला डालिए नागार्जुन कोंडा का स्तूप, जो कि कहां पर है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नागार्जुन की पहाड़ियों पर नागार्जुन कोंडा स्तूप है, और इसके निर्माण करता है इक्ष्वाकु वंश के शासक हैं, जो कि इसके निर्माण करता है। चलिए डालिए नागार्जुन कोंडा का स्तूप। कहां पर है ये नागार्जुन कोंडा का? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नागार्जुन कोंडा की पहाड़ियों पर, नागार्जुन कोंडा की पहाड़ियों पर ये है। इसके निर्माण करता देखिए इक्ष्वाकु वंश। कौन है? इक्ष्वाकु वंश, जो कि सातवाहन के उत्तराधिकारी, सातवाहन के उत्तराधिकारी इसके निर्माण करता। समय देखिए, इसका समय है लगभग 300 ईस्वी। कितना है इसका समय? लगभग 300 ईस्वी इसका समय बताया गया है। निर्माण करता है इक्ष्वाकु वंश, सातवाहन के उत्तराधिकारी नागार्जुन कोंडा के, और ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नागार्जुन कोंडा की पहाड़ियों पर ये है। वहीं पे अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती नामक स्थान पर, अमरावती जो स्तूप है उसके हैं जो शासक की, अगर उसकी निर्माणकर्ता की बात की जाए तो सातवाहन वंश के शासक थे उसके निर्माणकर्ता, जो कि महाराष्ट्र के थे। और पुलमावी ने इसका वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने अमरावती का क्या कराया था? जीर्णोद्धार करवाया, ऊपर से संगमरमर लगवाया था। वहीं पे आप देखेंगे कि ये जो था अमरावती जो था उसका पुराणों में जो नाम बताया गया धान्य कटक भी उसको कहा गया है। तो आज का जो टॉपिक था आपका यहाँ पे, ये टॉपिक था आपका स्थापत्य कला में बौद्ध के जो स्तूपों के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे, ये आपका स्तूप का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कल हम बात करेंगे आपसे बौद्ध स्थापत्य कला में चैत्यों के बारे में, फिर बात करेंगे अगली क्लास में आपसे बिहार के बारे में। तो आज जितने भी स्तूप थे उन सब पर हमने आपसे डिस्कस किया। चलिए आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।